हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक सर्वे को कंटिन्यू करेंगे और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम रूरल डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। बिहार की लगभग 90% पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में है, यानी ग्रामीण इलाकों में है, और इसीलिए बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, जिसको पॉपुलरली जीविका का नाम दिया गया है, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है बिहार में रूरल डेवलपमेंट के लिए। शुरुआत इसकी 2006 में हुई थी। उस टाइम पर सिर्फ 5 ब्लॉक्स में इसकी शुरुआत की गई थी। अब इससे एसोसिएटेड हैं 1.27 करोड़ फैमिलीज। इनिशिएटिव का नाम है जीविका और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है रूरल इलाकों में लोगों को एम्पावर करना सोशली और इकोनॉमिकली, और ये इम्प्लीमेंटेशन है, ये किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एसएचजी। एसएचजी क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी लोग मिलकर आपस में एक ग्रुप बनाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव यानी जीविका के लिए बिहार सरकार, गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेशन किया है। वर्ल्ड बैंक इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, यानी इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव है सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट रूरल एरियाज में बिहार के लोगों का। इस जीविका इनिशिएटिव के तहत डिफरेंट पहल शुरू की गई हैं, जैसे क्रॉप इंटेंसिफिकेशन स्कीम या क्रॉप इंटेंसिफिकेशन सिस्टम शुरू किया गया है। क्रॉप इंटेंसिफिकेशन सिस्टम का मतलब क्या है? जैसे ये एक एरिया है, यहाँ पे जितनी प्रोडक्टिविटी थी फसल की उसको इंक्रीज करना इनपुट कॉस्ट बढ़ाए बिना, यानी कि जैसे यहाँ पर से हमने 40 रुपये खर्च किए थे और 2 kg राइस यहाँ पर पैदा हो रहा था। अब गोल क्या है कि 40 रुपये में ही फॉर एग्जांपल 3 किलो राइस यहाँ पर उगाना या 4 किलो उगाना। ये एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है ताकि आप अच्छे से समझ सको। क्रॉप इंटेंसिफिकेशन सिस्टम शुरू किया गया है जीविका इनिशिएटिव के तहत। इसके अलावा पोल्ट्री सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए भी एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है। इसके साथ साथ जो लोग गोट रियरिंग यानी बकरी पालन करते हैं उनको मदद देने के लिए पशु सखी इनिशिएटिव भी इसी जीविका के तहत शुरू किया गया है। इसके साथ साथ डिफरेंट मिल्क कोऑपरेटिव्स में भी जीविका ने पार्टनरशिप की है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी कैंटीन्स में दीदी की रसोई नाम से एक पहल शुरू की गई है जीविका के अंडर, जिसमें डिफरेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, वो सरकारी अस्पताल में जो कैंटीन्स है वहाँ पर फूड सप्लाई इंश्योर करते हैं। इसके साथ साथ जीविका के तहत 61 रूरल मार्केट भी सेटअप की गई है। इसके अलावा सोलर प्रोजेक्ट्स भी सेटअप किए गए हैं, और इन इनिशिएटिव्स में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप इन्वॉल्व हैं उनको ग्रीन एंटरप्रेन्योर्स का नाम दिया गया है। ग्रीन क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी एक ग्रीन सोर्स है एनर्जी का। इसके साथ साथ जीविका के तहत ही एक और पहल शुरू की गई है, ग्रीन जीविका हरित बिहार मिशन 1.5। इस मिशन के तहत 1.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे 2021-22 में। इसके अलावा 245 नर्सरीज तैयार की जाएंगी 245 ब्लॉक्स में। जीविका के तहत ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। इसके अलावा एक और सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव है MG नरेगा, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 से है। इस पहल के थ्रू अनस्किल्ड वर्क दिया जाता है 100 दिन के लिए, मतलब 100 दिन के अनस्किल्ड वर्क की गारंटी देता है। कहने का मतलब है अगर कोई अनस्किल्ड इंसान है और वो काम करना चाहता है तो MG नरेगा के तहत सरकार को उसे 100 दिन मिनिमम काम देना होगा। ये मिनिमम है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है अनस्किल्ड, यानी बिना किसी स्किल का काम, जैसे बेसिक जो मजदूरी का काम है वो। और इसके तहत यानी MG नरेगा के तहत जो भी फाइनेंशियल अलोकेशन होता है उससे वहाँ पर लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। अब इस स्कीम की बात करें तो 2020-21 में 187.5 लाख जॉब कार्ड इशू किए गए थे और लगभग 51 लाख परिवारों को इसके तहत रोजगार दिया गया था 2020-21 में। इसमें से महिलाओं का जो शेयर है वो है 54.6%, यानी कि 54.6% महिलाएं थी जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया इस स्कीम के तहत, यानी MG नरेगा के तहत। और जो फंड यूटिलाइजेशन है वो है 97.9%। कहने का मतलब है जैसे 100 रुपये अलोकेट हुए थे तो उसमें से लगभग 98 रुपये खर्च कर दिए गए, जो भी प्लान था उसके हिसाब से। जॉब कार्ड्स की बात करें तो जैसे हमने डिस्कस किया कि MG नरेगा के अंडर टोटल जॉब कार्ड जो इशू हुए थे वो थे 187.5 लाख जॉब कार्ड। और जॉब कार्ड्स में डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर बात करें तो ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वो टॉप पोजीशन पर है। ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में लगभग 8.7 लाख जॉब कार्ड इशू किए गए थे।
सबसे कम किस में इशू किए गए थे? सबसे कम इशू किए गए थे शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में। सो अगर हम जॉब कार्ड्स की बात करें, जॉब कार्ड्स, सो हाईएस्ट और लोवेस्ट, हाईएस्ट इशू किए गए थे ईस्ट चंपारण में, ईस्ट चंपारण, और लोवेस्ट इशू किए गए थे शेखपुरा में। अब इन जॉब कार्ड्स में अगर कास्ट स्पेसिफिक डेटा देखें तो लगभग शेड्यूल्ड कास्ट हैं उसका परसेंटेज था 20.7%, यानी 20, ये जो जॉब कार्ड्स इशू किए गए हैं उसमें से 20.7% जॉब कार्ड शेड्यूल्ड कास्ट को इशू किए गए हैं। और अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा की बात करें तो गया टॉप पोजीशन पर है इन टर्म्स ऑफ जो जॉब कार्ड्स शेड्यूल्ड कास्ट को इशू किए गए हैं, जबकि किशनगंज बॉटम पोजीशन पर है इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट को जितने जॉब कार्ड इशू किए गए हैं उसमें। इसके अलावा जो जॉब कार्ड होल्डर फैमिलीज़ हैं उसमें से 33% फैमिलीज़ ने एम्प्लॉयमेंट डिमांड की थी इस स्कीम के तहत। सो अगर एम्प्लॉयमेंट डिमांड की बात करें, यानी जिन जिन लोगों को जॉब कार्ड इशू किया गया था इस स्कीम के तहत, उन्होंने रोज़गार मांगा, इस चीज़ की बात करें तो इसमें अरवाल डिस्ट्रिक्ट टॉप पोजीशन पर है, अरवाल टॉप पोजीशन पर है, यानी सबसे ज़्यादा वहाँ के लोगों ने एम्प्लॉयमेंट मांगा जिनको जॉब कार्ड इशू था। और गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट है वो बॉटम पोजीशन पर है, यानी सबसे कम यहाँ के लोगों ने एम्प्लॉयमेंट मांगा। ये बात है जॉब कार्ड होल्डर्स के लिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें एमजी नरेगा के तहत, सो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ एमजी नरेगा के तहत और सबसे कम हुआ शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में। महिलाओं की बात करें, यानी कि कितने परसेंट महिलाएं इसमें शामिल थी, यानी कितने परसेंट महिलाओं को इस स्कीम के तहत रोज़गार मिला, उसकी बात करें तो ये परसेंटेज था 54.6%। और खगड़िया डिस्ट्रिक्ट इसमें टॉप पोजीशन पर है, यानी कि वहाँ पर महिलाओं का जो रेशियो था वो हाईएस्ट था, और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में ये सबसे कम था। अमाउंट जो एमजी नरेगा के तहत मिली उसके यूटिलाइजेशन की बात करें तो उसमें बांका डिस्ट्रिक्ट टॉप पोजीशन पर था, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अमाउंट यूटिलाइज की गई, जो भी अमाउंट अलोकेट हुई थी वो परसेंटेज टर्म्स में 99.7% टर्म्स। पटना सबसे नीचे की पोजीशन पर था अगर हम जो अमाउंट अलोकेटेड हुई है और उसके यूटिलाइजेशन की बात करें तो। इसके अलावा एमजी नरेगा के तहत जो गाइडलाइंस हैं उनमें मिनिमम 65% जो काम है वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए होना चाहिए, इसीलिए इस स्कीम के तहत 120 लाख पौधे उगाए गए लास्ट के एक साल में। सो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर इस स्कीम के तहत फंड अलोकेशन की बात करें तो उसमें, यानी फंड अलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन की बात करें तो इसमें टॉप पोजीशन पर है बांका एंड बॉटम पोजीशन पर है पटना। महिलाओं की बात करें, यानी विमेन पार्टिसिपेशन की बात करें एमजी नरेगा में, सो इसमें खगड़िया टॉप पोजीशन पर है एंड बॉटम पोजीशन पर है रोहतास। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अंडर दिस स्कीम, तो उसमें टॉप पोजीशन पर है समस्तीपुर और बॉटम पोजीशन पर है शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट। अगर जॉब कार्ड होल्डर्स की बात करें, जॉब कार्ड होल्डर्स जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट मांगी इसकी बात करें, यानी कि जिनके पास जॉब कार्ड्स थे और जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट डिमांड की, उसमें अरवाल टॉप पोजीशन पर है और गोपालगंज बॉटम पोजीशन पर है। रूरल डेवलपमेंट में नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है हाउसिंग, यानी घर। सो पक्के घर देने के लिए एक स्कीम शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, और ग्रामीण इलाकों में इसको PMAY ग्रामीण कंपोनेंट का नाम दिया गया है। तो इस स्कीम के तहत एक 25 स्क्वायर मीटर का एक पक्का घर दिया जाता है और उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो 1.20 लाख की दी जाती है। ये प्लेन एरियाज़ की बात है। और इसमें अगर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 60% कंट्रीब्यूशन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, जबकि 40% कंट्रीब्यूशन है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। पहले इस स्कीम का नाम था इंदिरा आवास योजना, यानी इंदिरा गांधी के नाम पर, अब इसका नाम रख दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके अलावा बिहार सरकार ने भी कुछ इनिशिएटिव या कुछ पहल की शुरुआत की है। एक है महादलित विकास योजना और एक है गृह स्थल योजना अभियान बसेरा। सो इन योजनाओं का मेन उद्देश्य है जो लैंडलेस हैं और जो होमलेस फैमिलीज़ हैं उनको लैंड प्रोवाइड करना, यानी कि
या तो जो लोग बेघर हैं या फिर जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको रहने के लिए ज़मीन प्रोवाइड करना। इसके अलावा राशन की बात करें तो पीडीएस के तहत सस्ते दाम पर राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पीडीएस क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो अगर पीडीएस में जो राशन दिया जाता है उसमें कास्ट स्पेसिफिक डेटा की बात करें तो बैकवर्ड कास्ट है उसको लगभग 23% लोगों को, यानी कि जो भी राशन दिया जाता है उसमें लगभग 23% बैकवर्ड कास्ट हैं, लगभग 15.5% शेड्यूल्ड कास्ट हैं और लगभग 0.9% शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और 6.4% माइनॉरिटीज़ हैं। जनरल कास्ट हैं वो लगभग 17.8% हैं, यानी कि लगभग 17.8% लोगों को जो कि जनरल कास्ट से हैं उनको पीडीएस के तहत राशन मिला है। इसके अलावा जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है वो स्टेट को रिसोर्सेज एलोकेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देता है। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आर्टिकल 280 के तहत गठित की जाती है। तो फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इतना पैसा स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करिए। सो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पैसा ट्रांसफ़र करना है वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट यूटिलाइज़ करती हैं। तो यहाँ पे जो रेशियो दिया गया है वो ये रेशियो दिया गया है कि जो थर्ड टियर है, थर्ड टियर का मतलब क्या है, जैसे टॉप लेवल पे है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर है स्टेट गवर्नमेंट सेकंड लेवल पर एंड थर्ड लेवल पर है हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या जो अर्बन एरियाज़ हैं उनमें अर्बन लोकल बॉडीज़। सो थर्ड टियर के लिए जो फाइनेंशियल एलोकेशन है वो 70:20:10 में डिवाइड किया गया है, यानी कि जो भी फाइनेंशियल एलोकेशन होगी सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेस पर उसमें 70% रिसोर्सेज दिए जाएंगे ग्राम पंचायत को, 20% रिसोर्सेज दिए जाएंगे पंचायत समिति को और 10% रिसोर्सेज दिए जाएंगे जिला परिषद को। इसके अलावा जो मोतीपुर ग्राम पंचायत थी जो कि समस्तीपुर में है वो भी न्यूज़ में थी क्योंकि इस ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख नेशनल गौरव ग्राम सभा अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड दिया गया है कुटुंब ग्राम पंचायत को। इसके अलावा एक और स्कीम न्यूज़ में थी अमृत इनिशिएटिव, अमृत अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन ऑफ अर्बन एरियाज़। सो इस स्कीम के तहत डिफरेंट फाइनेंशियल एलोकेशन की गई हैं। इसके अलावा बिहार के 9 डिस्ट्रिक्ट में 11 क्लस्टर्स को सेलेक्ट किया गया है इस रू अर्बन मिशन के लिए, यानी कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है विलेज क्लस्टर बनाना, जहाँ पर सब शहर जैसी सुविधाएं होंगी ऐसे विलेज क्लस्टर्स बनाना। सो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।